नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम आरटी एक्ट 2009 को करने वाले हैं, जिसको आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम PYQ करने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 के, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसके लिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हमने बाल कल्याणकारी योजना वाला जो टॉपिक है वो पूरा करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने जो NEP 2020 है वो भी पूरा करवा दिया है, NEP 2020 पूरा करवा दिया है, प्लेलिस्ट में ये भी मिल जाएगा। साथ ही साथ NCF 2005 है ना, वो भी हमने करवा दिया है, वो भी आप वीडियो जरूर देखें, इसके PYQ जरूर देख सकते हो आप। साथ ही साथ आपका अधिगम जो टॉपिक है ना उसके प्रश्न करवाए हैं, अभिप्रेरणा के टॉपिक के प्रश्न करवाए हैं हमने, और हिंदी की कुछ शिक्षण विधियाँ डाली है, और भी हम वीडियो डालने वाले हैं। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो कि कौन से टॉपिक के हम वीडियो लेकर के आए जिसमें PYQ और MCQ आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, वो किया गया। तो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। कौन सा 86वां, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, और इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद में आता है कि बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ। तो जो ये आरटी एक्ट 2009 है पूरे देश में कब लागू हुआ था ये? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश भर में क्या हो गया था? लागू हो गया था। आरटी एक्ट आपका जो 2009 है ये वाला 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। पारित कब हुआ था ये फाइनल रूप से? 26 अगस्त को पारित हुआ था ये। राष्ट्रपति महोदय ने इसको अधिनियमित कर दिया था 26 अगस्त 2009 को। ठीक है। उससे पहले ये लोकसभा में था। कब था? 4 अगस्त को क्या कहाँ था? लोकसभा में पारित हुआ 2009 को ही। और उससे पहले 20 जुलाई को ये हुआ था राज्यसभा में पारित। तो ये तीनों फैक्ट याद रखना। 20 जुलाई को तो सबसे पहले ये कहाँ पे आया था? आरटी एक्ट 2009 राज्यसभा में आया था। कहाँ पर आया था? राज्यसभा में। कब आया? 20 जुलाई 2009 को आया था ये। ठीक है, यहाँ पे आया। उसके बाद में ये लोकसभा में आया, और लोकसभा में आया ये 4 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद में आप बात करते हो राष्ट्रपति महोदय के पास में, तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर दिया? इसको अधिनियमित कर दिया था, अपनी तरफ से फाइनल इस एक्ट को बना दिया था। ठीक है। और ये लागू होने में फिर कब हुआ? लागू हुआ आपके सामने प्रश्न ही है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। तो 4 फैक्ट है और चारों आपको याद रखना है। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको महत्वपूर्ण कंटेंट और अपडेट सभी भर्तियों की आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ वीडियो को सभी के पास में शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से अधिनियम के तहत आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से अधिनियम के तहत आएगा बताओ? तो आएगा ये आपका 2009 के अधिनियम के तहत है, ये आता है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में है, निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो आरटी एक्ट 2009 की विशेषताओं के बारे में प्रश्न है। ठीक है, कि अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना है, गुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारण करना है, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो इनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आरटी एक्ट नहीं करती है? तो आपको पता है कि आरटी एक्ट कहाँ तक है? 14 वर्ष तक है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था को क्या करती है? निर्धारित करती है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? गलत। बाकी एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित बिल्कुल करते हैं, इसमें नियम वगैरह हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा करवाने के लिए भी इसमें नियम है, और गुमंतु बालकों का प्रवेश निश्चित करवाने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। उसके बाद में आपकी बात आती है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? जो आरटी एक्ट 2009 है ना, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये हमसे पूछा गया है, और 5 नंबर प्रश्न है। तो इसमें और प्राथमिक शिक्षा का अर्थ होता है पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा है होती है वो क्या मानी जाती है? प्रारंभिक शिक्षा होती है। और जैसे ही ये प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होती है उसके बाद में एक क्या दिया जाता है? प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैसे ही शिक्षा कंप्लीट होती है उसके बाद में क्या दिया जाएगा? एक प्रमाण पत्र दिया जाता है प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने का।
आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु के बालकों के लिए है? तो 5 से 12, 7 से 15, 6 से 14 या 12 से 18। तो किसके लिए ये? 6 से 14 वर्ष के लिए। ज़्यादा डीप प्रश्न इनमें से नहीं आते हैं आपके रीट के अंदर। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो कोई भी विद्यालय है वो कौन से प्रमाण पत्र के बिना स्थापित, मतलब विद्यालय खोला नहीं जा सकता। कौन सा आपको प्रमाण पत्र चाहिएगा? तो प्रशंसा चाहिएगा, या मान्यता चाहिएगी, या नियम एवं शर्तें चाहिएगी, या प्राधिकार चाहिएगा। तो कौन सा आपका प्रमाण पत्र है वो विद्यालय को चाहिए, जिससे विद्यालय का क्या किया जा सके? संचालन किया जा सके। तो ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ कौन सा होगा इस 4 ऑप्शन में से? 7 नंबर हो जाएगा आपका, मान्यता प्रमाण पत्र विद्यालय को चाहिएगा। उसके बाद में निःशुल्क, इसमें आप अगर बात करते हो ना, धाराओं की भी बात करते हो, तो ये धाराओं में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 18 नंबर और 19 नंबर धारा है ना, उनमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो विद्यालय है वो मान्यता के साथ संचालन हो, और अगर बिना मान्यता या मान्यता समाप्त होने के बाद में विद्यालय का अगर संचालन हो ना, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो आरटी एक्ट 2009 में अध्यापकों के कार्य किए गए, निश्चित किए गए कि भाई शिक्षण के अलावा कुछ कार्य करवा सकते हो, बाकी सभी कामों में नहीं लगा सकते। तो 10 वर्ष पश्चात आने वाली जनगणना में तो बिल्कुल लगाया जाता है शिक्षकों को। आपदा राहत कार्य में भी बिल्कुल लगाया जा सकता है। चुनाव संबंधी कार्य में भी अध्यापकों को लगाया जा सकता है, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापकों को क्या नहीं किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। तो ये 3 काम अध्यापकों के होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? आरटी एक्ट के तहत एक अध्यापक को कौन सा काम है वो विद्यालय के अंदर करना होगा? तो देखो क्या क्या करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो तीनों के तीनों ही काम क्या होते हैं? एक अध्यापक के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर किया करो भी, जिससे हमें भी पता चले कि आपको ये जो क्लास हम दे रहे हैं लास्ट में जो आपकी तैयारी के, तो वो आपको अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही साथ सभी के पास में शेयर किया करो, जिससे सभी छोटे भाई बहन और भी हमसे जुड़ सके। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? तो आरटी एक्ट 2009 में शिक्षक के कार्य हमसे पूछा है कि एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बिल्कुल है ये काम। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आरटी एक्ट कहीं भी कोई भी शिक्षा प्रणाली शिक्षक को ट्यूशन करवाने की इजाज़त है वो नहीं देता। बाकी विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए, समय पर का पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल है। और हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए शिक्षक को, ये तो काम होता है। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? तो हमें बताया गया कि अगर कक्षा 1 से 5 तक यदि 200 विद्यार्थी हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, तो हमें ये बताना है कि अध्यापक और जो आपका जो विद्यार्थी और अध्यापक है उनका अनुपात क्या होगा, भी कितने अध्यापक है वो रखे जाएंगे। ये हमसे पूछा गया 11 नंबर प्रश्न के अंदर। तो कितने रखे जाएंगे? 40 क्या रखे जाएंगे? विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40। उसमें लिखा गया ना कि भी 200 से ज़्यादा हो जाए ना, तो 40 से ज़्यादा छात्र, 40 छात्रों के साथ में क्या होना चाहिए? एक है वो जरूर अध्यापक होना चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा हो जाए ना, तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 40:1 जरूर निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है। प्रधानाध्यापक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? प्रधानाध्यापक को। जब भी 200 से अधिक बच्चों की संख्या हो जाए ना, पहली से 5वीं तक, तो आपका जो अनुपात होगा ना वो होगा 40:1 होगा, और इसमें प्रधानाध्यापक को छोड़ा जाएगा, इसमें गिना नहीं जाएगा। ठीक है। और इससे अधिक है वो नहीं होना चाहिए, 1 से 5वीं तक। उसके बाद में आपकी बात आती है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो प्रति सप्ताह कितने घंटे शिक्षक को कार्य करने पड़ेंगे? तो कितने करने पड़ेंगे? 45 घंटे कार्य है वो शिक्षक को करने पड़ेंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी इसमें क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो 45 घंटे काम करना होता है सप्ताह के अंदर। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये वही वापस आ गया। तो कितने हैं? 45 घंटे हैं। कितने हैं? 45 घंटे। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, बिल्कुल सही। आरटी एक्ट में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। धारा 21 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना की जाती है।
प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा। बिल्कुल, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है वो किया जाता है इसके अंदर। और धारा भी मैं बता देता हूँ, धारा 33 के तहत है वो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 15 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और राज्य सलाहकार परिषद का धारा 34 के तहत किया जाता है। ये तो 33 के तहत, और ये राज्य सलाहकार परिषद होगा वो 33 के तहत, उसमें भी 15 जो सदस्य वो अधिकतम हो सकते हैं। और अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे कार्य होगा। ये क्या हो जाए गलत, क्योंकि कितने घंटे होते हैं, 45 होते हैं। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो आपका विद्यार्थी और अध्यापक है उनका अनुपात पूछा गया हमें 15 नंबर में। तो हमें क्या बताना है, प्राथमिक के लिए 35:1 बताना है। प्राथमिक के लिए क्या बताना है, 35:1 हमें बताना है कि प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनके लिए होते हैं। और सामान्य तौर पे अगर पूछे ना कि सामान्य तौर पर प्राथमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात पूछे तो हमें ये भी बताना चाहिए कि 30:1 भी होता है। लेकिन इसमें जो पिछले बार जो 30:1 ही होता है भाई, सॉरी 35:1 नहीं होता। वो तो कहाँ होता है, 6 से 8 के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, 6 से 8 के लिए क्या होता है, 35:1 होता है। और जो आपका 5वीं तक होता है ना प्राथमिक, 1 से 5वीं तक, ठीक है, 1 से 5वीं तक 30:1 ही होता है। तो हमें दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि जब भी आपसे पूछे कि 1 से 5 तक, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक। तो छात्र शिक्षक का अनुपात अगर पूछे ना आपसे तो 30:1 बताना है, मतलब 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछे उच्च प्राथमिक के लिए 6 से 8 तक के लिए पूछे, 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक के लिए पूछे तो आपका छात्र शिक्षक अनुपात होगा 35:1। ठीक है, दोनों प्रश्न इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं और बताऊं तो 45 घंटे काम करना होता है ना सप्ताह के अंदर। इसके अलावा अगर प्रति वर्ष अगर आप देखो एक वर्ष के अंदर, तो जो कक्षा 1 से 5 तक है ना, एक अध्यापक को पूरे साल के अंदर 200 कार्य दिवस काम करना होता है। 200 कार्य दिवस काम करना होगा। और जो घंटों की संख्या होगी ना वो 800 शिक्षण घंटे होंगे। कितने घंटे शिक्षण होंगे, 800 शिक्षण घंटे होंगे। 1 से 5वीं तक 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 80 जो 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए प्रति वर्ष। इसके अलावा अगर आप बात करते हो ना कि जो आपका 6ठी से 8वीं तक अगर बात करते हो आप उच्च प्राथमिक के लिए, तो 220 तो कार्य दिवस होने चाहिए, एक पूरे वर्ष के अंदर कार्य दिवस हो। और साथ ही साथ 1000 घंटे का क्या हो, शिक्षण कार्य होना चाहिए। ये व्यवस्था 20 में आपको आरटी एक्ट 2009 में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे ना कि पाठ्यक्रम वगैरह कौन बनाएगा, तो केंद्र के अंदर तो क्या कौन बनाएगा, एनसीईआरटी बनाएगी। ठीक है, और अपने राज्य के अंदर आपका जो RSCERT है ना, वो पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी, जिसको आप SIERT भी कह सकते हो। ये क्या करती है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, जिसमें धारा 29 होती है। ठीक है, तो ये आती है बात। और आपको जो 8वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, वो धारा 30 के तहत प्रमाण पत्र दिया जाता है। धारा 30 के तहत क्या दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये था आपका आरटी एक्ट 2009 था, जिसमें जो विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए PYQ प्रश्न थे, इसमें से यही सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप से नहीं पूछे जाते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी छोड़ना कि कौन सा आगे वाला आपको वीडियो चाहिए। इससे पहले मैंने बता दिया कि NCF मैंने करवा दिया 2005 से, वो आप देख सकते हो, पूरे PYQ करवा दिए हैं। NEP 2020 जो नया जुड़ा है ये भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। बाल कल्याणकारी योजनाएं, बाल कल्याणकारी का जो योजना है ना, वो मैंने करवा दी है कंप्लीट, वो भी आप ज़रूर देख सकते हो। इसके अलावा और महत्वपूर्ण टॉपिक में मैंने करवाए हैं, जैसे अधिगम है, अभिप्रेरणा है, वो भी मैंने करवाए हैं। तकनीकी की शिक्षण विधियाँ करवाई है, और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।